हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपके प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आज हम ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। आपका ये CDP का है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है कि कैसे प्रैक्टिस सेट किया जाता है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और आप नंबरिंग क्या करिए 1 2 3 4 इस तरीके से 15 तक। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अपना उत्तर दिया करिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपने अपना उत्तर कोई भी A B C कोई दे दिया। अब मैं जो उत्तर बताती हूँ अपने उत्तर का मिलान करिए कि सही होता है कि गलत होता है। सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। कोशिश करिए कि 10 से 12 नंबर आप पाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यू आर ए टीचर हु बिलीव दैट चिल्ड्रेन लर्न एट वेरी पीस and in different ways. In your class, you will plan assessment which. आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थी के लिए समान हो, ऑप्शन बी है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, ऑप्शन सी है बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, ऑप्शन डी है कि आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए आप सभी ना एक कॉपी पेन तो लिए होंगे, अपना उत्तर भी दिया करिए और यहाँ पे ऐसे बीच में लाइन खींच लिया करिए। पहले हम लोग बचपन में इसको पाही बोलते थे। लाइन खींच लिया करिए और यहाँ पर आप क्या किया करिए कि यहाँ पर निगेटिव वर्ड और यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हम पढ़ाते पढ़ाते आपको निगेटिव पॉजिटिव भी बताते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा, आपको याद होता चलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि जैसे कि आप एक टीचर हैं, आप विश्वास करते हैं कि जो बच्चा है वो अलग अलग गति से अलग अलग तरीके से क्या है सीखता है। तो आप अपनी कक्षा में अगर आकलन का योजना करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी विद्यार्थी के लिए समान हो। हम सभी विद्यार्थी के लिए आकलन कैसे समान कर सकते हैं? सभी विद्यार्थी एक जैसे तो होते नहीं है कि हम सभी विद्यार्थी के लिए हर चीज़ें समान कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल हमारा क्या है निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब बच्चे के सीखने के तरीकों से अगर हम संबंधित नहीं होगा सीखने के तरीका से तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा कि जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, ठीक है। अलग अलग तरीके पे हम चीज़ों को करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सबसे पहले आप ना क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है, तभी आपको उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करिए, ना कि उत्तर 4 बार आप पढ़िए। हम आपको हमेशा कहते हैं क्वेश्चन 2 बार पढ़िए। जब जैसे 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। ऑप्शन है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ऑप्शन बी है कि अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना लज्जाजनक कार्य है, ऑप्शन सी है कि त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, ऑप्शन डी है कि अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। उत्तर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सी विचारधारा अधिगम में अवरोधक है, अवरोधक पूछ रहा है, ठीक है। तो अवरोधक देखिए आप कभी भी बच्चे की जो त्रुटियां हैं उसको आप इस तरीके से नहीं लेंगे कि नहीं बच्चा गलती कर रहा है तो ये गलत है। बच्चा गलती करके ही सीखता है। तो हम यहाँ पर लज्जाजनक ऑप्शन नंबर बी करिएगा सही कि ये जो लज्जाजनक कार्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा गलती से ही सीखता है। तो यहाँ पर हम लज्जाजनक नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, ठीक है। ये अवरोधक है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये अवरोधक है। लज्जाजनक कार्य अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि जो त्रुटियां हैं वो लज्जाजनक है तो ये अवरोधक होगी। कहाँ? आपके अधिगम में, ठीक है। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आप बोलिए नहीं कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है तुमने गलती किया, अब देखो तुमने यहाँ पर गलती किया है इसको सुधारो, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़ाएंगे, न कि उसे कह देंगे कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुमने इतना गलत लिख दिया है। क्योंकि देखिए टीचर ऐसे बोलते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा बाह्य विप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य विप्रेरणा का मतलब क्या होता है? जो बाहर से अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन जो आपका बाहर से हो, ठीक है, उसका उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कि अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, ऑप्शन बी है कि रेयान एक परियोजना के लिए नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, ऑप्शन सी है कि सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर
प्रतिपुष्टि लेती है। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होगा कि जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर रेयान क्या कर रहा है कि नगद इनाम पाने के लिए, क्योंकि इनाम ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है हमारी, ठीक है। हम जैसे आपको इनाम देकर कोई कार्य करवाएं तो आप कितनी देर तक मोटिवेट रहेंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, बस ये आपको अंदर से मोटिवेट नहीं करेगा। तो ये हमारा बाह्य अभिप्रेरणा है कि जो नगद इनाम पाने हेतु रेयान क्या करता है कि एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। और वो खोज क्यों करता है, क्योंकि उसको इनाम पाना है। कहाँ से पाना है, बाहर से पाना है। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा, वो बस इनाम के लिए खोज रहा है, जैसे इनाम मिलता है उसको बस इसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए आप सभी ने क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हैज नेगेटिवली अफेक्टेड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। एक मिनट, हिंदी ही पढ़ते हैं, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश वाले वो इंग्लिश देख लिया करिए। देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, और यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए है कि प्रतियोगिता और संज्ञान, बी है संज्ञान और संवेग, सी है आनुवंशिकता और निष्पादन, डी है आनुवंशिकता और वातावरण। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। पूछ रहा है कि जो कोविड-19 हमारा है महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से क्या किया है, प्रभावित किया है। तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। तो ये जो संबंध स्पष्ट करेगा वो आपका संज्ञान और संवेग से, क्योंकि वो बच्चे क्या है, तनाव है ना, दिमाग से उनका वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो कॉग्निशन एंड इमोशंस में आएगा, ठीक है। तो बी। देखिए प्रतियोगिता को तो बिल्कुल नहीं आएगा, आनुवंशिकता को यहाँ कोई काम ही नहीं है कि आप आनुवंशिकता से तनाव में जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, क्योंकि आप अपने मेंटल से जा रहे हैं ना, दिमाग से जा रहे हैं, तो कॉग्निशन एंड इमोशंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः ... हो। ऑप्शन ए है शिक्षक निर्देशित हो, ऑप्शन बी है सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, ऑप्शन डी है स्वनिर्देशित हो। उत्तर दीजिए क्या होगा कि अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है। कब होगा अधिगम आपका सार्थक और प्रभावशाली। देखिए जब अधिगम आप स्वनिर्देशित करते हैं, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तभी वो क्या होता है कि सार्थक और प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए आगे आपके लेवागस्की जी क्वेश्चन है कि लेवागस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। ऑप्शन ए है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, ऑप्शन बी है गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ऑप्शन सी है कि समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, ऑप्शन डी है कि प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप करना। देखिए लेवागस्की कहीं भी आ जाए आपको सामाजिक और क्या देते, सामाजिक का सिद्धांत देते। अब जैसे लेवागस्की का पूछा क्या है आपको कि लेवागस्की के सिद्धांत के अनुसार, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार पूछा है कि कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है, देख लीजिए 6 है। तो उत्तर बताइए क्या होगा, फिर हम बताते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो उस समय संकेत और इशारे देना, ये पाठ प्रदान करने का क्या है, प्रभावशाली तकनीकी है। अब देखिए निर्देश देना हमारा निगेटिव होगा, निर्देश हमारा हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। और बच्चों को दंड देना हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन निगेटिव है, उत्तर निगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दंडित करना निगेटिव है, मतलब दंडित करना हमारा निगेटिव पॉइंट है, ये निर्देश देना निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद अहस्तक्षेप करना भी निगेटिव पॉइंट है। बाकी हमारा जो संकेत देना और इशारे देना क्या है, पॉजिटिव पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं की
संबंध को किस तरह से देखते हैं। देखिए, संवेग से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो होता है आपका, वो संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया के संबंध को किस तरह देखता है, आपको ये बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी है दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ऑप्शन सी है कि केवल भावनाएं ही संज्ञानात्मक रूप प्रभावित करती हैं। ऑप्शन डी है कि केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है कि एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मतलब इंटरविंडेड विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। ऑप्शन ए है मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है। ऑप्शन बी है उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा है। ऑप्शन सी है अप्रासंगिक होता है। ऑप्शन डी है बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। देखिए, जब बच्चा विद्यार्थी है जो सीखने के लिए प्रेरित महसूस करे तो समझ जाइए कि आप उसकी वास्तविक दुनिया से कनेक्ट करके उसे पढ़ा रहे हैं, तभी बच्चा ज़्यादा क्या करेगा, इंटरेस्ट लेता है। आप देखते होंगे कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। एक टीचर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें कैसी हैं, अगर मैं अभी अपने लाइफ के बारे में बताऊं तो बच्चे ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे है ना कि जब हम पढ़ते थे तो हम किस तरीके से पढ़ते थे, हमने क्या किया, हमने कैसे किया, तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और वैसे ही आप सेम उनकी लाइफ से कनेक्ट करिए कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा दिया, अब वो ऐसे रैंडमली आपने बुक से पढ़ा दिया, बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा। अब जैसे हम कह दिए कि सूर्य पूरब से उगता है, अब बच्चे को ये नहीं पता है कि पूरब दिशा किधर है। अब उनको बताइए कि देखिए आप सुबह सो के उठते हैं, अब उनको दिशा बता दीजिए कि इधर देखेंगे तो इधर से सूरज उगता है और यही आपका क्या है, पूरब दिशा है। तो बच्चा जल्दी समझ जाता है क्योंकि आप उसके लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं वो मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। ऑप्शन ए है प्रतिवर्तन, बी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, सी है कि अमूर्त चिंतन, डी है प्रतिज्ञापित चिंतन। अब देखिए जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का। अब उसी के अनुसार ये पूछ रहा है कि जो मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न से क्या कर पाने योग्य है, मतलब जब मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चा पहुंचता है तो वो क्या कर पाता है, आपको ये बताना है। उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए तब वहां क्या होता है, प्रतिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूछा क्या है कि एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही हैं। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन बी है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। ऑप्शन सी है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन डी है कि परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। उत्तर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आपको यही दो ऑप्शन देंगे, इन्हीं दो ऑप्शन में से आपका एक उत्तर सही होगा, बताइएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। जो आपका NEP 2020 है उसका जो सेंट्रल फोकस है वो क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन ए कि कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। ऑप्शन बी है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। तो देखिए आप सभी को पता है कि कठोर पाठ्यक्रम तो हमारा NEP करेगा नहीं, ठीक है, बहुविषयकता करता है और समग्र सामग्री जो शिक्षा होती है उसको देने का क्या करता है, ये इसका सबसे मेन बिंदु है, मतलब जो सेंट्रल फोकस है उसका यही है कि बहुविषयकता हो और समग्र शिक्षा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्रों में भय का भाव। ऑप्शन ए है कि अधिगम में काफी सुधार करता है, बी है अधिगम के लिए हानिकारक है,
सी है अधिगम के लिए आवश्यक है, डी है अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब देखिए, अगर आपके छात्र के अंदर भय टाइप की कुछ चीज़ें बैठ गई हैं तो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, अगर भय बैठ गया है तो क्या बच्चा कोई चीज़ें सीख सकेगा, अधिगम कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। जब नहीं कर सकेगा तो सुधार कैसे होगा? अधिगम के लिए आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। हमें भय से बच्चे को हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ये भी है। कोई प्रभाव नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर डर है तो वो सीखने में उसको बहुत प्रभाव डालेगा, कुछ चीज़ें सीख ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या हमारा अधिगम के लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसको सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम। 13 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऑप्शन ए है योग्यता की चाह, बी है प्रसिद्धि की चाह, सी है धन की चाह, डी है सत्ता की चाह। उत्तर बताइएगा। देखिए, आप सभी ना जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, आप ऐसी जगह से मत किया करिए कि आपको 4 घंटे में, हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि 4 घंटे में आपको 10 से 20 क्वेश्चन मिले। जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले कम टाइम में, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट किया करिए। ठीक है, जैसे मैं आपको डेली 17 से 18 मिनट में मैं आपको 15 क्वेश्चन दे देती हूँ, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है कि हम बच्चों को गुमराह करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड करें, ये चीज़ें नहीं है। देखिए, मैं आपसे बात करते हुए, क्वेश्चन को पढ़ाते हुए भी मैं 18 से 19 मिनट में आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। और देखिए, आप भी अपना टाइम बचाइए, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये नहीं कि हम 4 वो ले लिए और उसके बाद उसी में हम उलझे हुए हैं 4 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट में, सिर्फ हम CDP ही पढ़े जा रहे हैं। भाई, CDP पढ़ के ही नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, सारे सब्जेक्ट 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की योग्यता की चाह। ठीक है, जो छात्र होंगे वो महारत हासिल करने हेतु प्रेरित करेंगे, क्योंकि उनमें क्या है, योग्यता की चाह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। मतलब इसमें से एक ऐसा चरण है जो नैतिक, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये याद रखिएगा। और उसमें इन चारों में से एक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है पारंपरिक चरण, बी है अपारंपरिक चरण, सी है उत्तर पारंपरिक चरण, डी है पूर्व पारंपरिक चरण। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है कि अपारंपरिक चरण इसमें नहीं था। बस इसमें क्या था, 4 चरण थे। कौन कौन से? पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेवागस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती हैं। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ऑप्शन सी है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। ऑप्शन डी है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। उत्तर बताइएगा। देखिए, सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम आपकी जो वीडियो है वो कितने बजे आती है, आपकी जो क्लासेस का टाइम है कितने बजे है। तो देखिए, अभी जो वीडियो है मैं ऐसे 5 से 7 के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ शाम के टाइम में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है मेरे से। तो और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने भी वीडियो रहते हैं वो सारे हमारे रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, ना कि वो लाइव वीडियो होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैम लाइव पढ़ाती हैं, तो मैं लाइव पढ़ूंगा। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा ना आप सभी को हमने बता दिया कि नेटवर्क इशू है, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाती हूँ। देखिए, अभी मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ। अभी मैं ये क्लासेस लेने के बाद अभी मैं 3rd फ्लोर पे जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं आपको अपलोड करूँगी। क्योंकि जो मेरा रूम है ना, ऐसी जगह है कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है, ना के बराबर आता है। तो मुझे आपको, मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद जो भी पढ़ाती हूँ, फिर मैं 3rd फ्लोर पर जाऊँगी, फिर आधा घंटा वहाँ बैठ के आपका वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ। और आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते यार, मतलब ना शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर दिया करिए, क्योंकि मुझे कम से कम पता तो चलेगा ना कि कितने बच्चों को पसंद आती है, कितने बच्चों को नहीं आती है। ठीक है, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको तो मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और देखिए, आपसे भी बस मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, ताकि लोगों तक पहुँचे। और देखिए, ऐसे नहीं पहुँच पाता अगर आप लाइक करते हैं
तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रहता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। और आपके जितने भी आप फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर जो भी चलाते हैं वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, हमें बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करिएगा। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो हमारे नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।